बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। आज हमने एक दो चीज़ें जो आई से मुतल्लिक कॉमन है और ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो एक्सप्लेनेबल थी और काफ़ी सारे दोस्तों ने इसके मुतल्लिक हमें पूछा था, तो हमने सोचा कि इसके लिए आज एक हम छोटी सी प्रेजेंटेशन और वीडियो बना लेते हैं। और दूसरा आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एजाज जवेद लक, उसके साथ आप सब्सक्राइब भी करें और उनके साथ कनेक्ट होके फीडबैक, स्पेशली मैं कहता हूँ कि फीडबैक दिया करें ताकि हम उसको और अच्छा कर सकें और जो हमारी उसमें कोई कमी है या कोई चीज़ रह जाती है हम उसको करेक्ट कर सकें। तो आंखों में पानी आने से मुतल्लिक काफ़ी एक चीज़ें पूछी जाती हैं। एक होता है एपिफोरा, एक होता है लैक्रिमेशन। एपिफोरा ये है कि जो ये पाथवे है टीयर्स का, इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हम कहते हैं कि ये एपिफोरा है। एक होता है लैक्रिमेशन, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, आंख में कोई चीज पड़ जाए तो फिर बार बार पानी आ रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये लैक्रिमेशन है या एक्सेसिव सिक्रीशन होगी टीयर्स की। टीयर्स के मुतालिक मैं बताना चाहूँगा कि टीयर्स एक बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है जो अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में बनाया है, जो आंखों की बिनाई के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो कार्निया को ट्रांसपेरेंट रखता है, क्योंकि जो हमारा कार्निया है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसकी न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी? जैसे हर सेल की एक न्यूट्रिशन होती है, वो ब्लड वेसल उस न्यूट्रिशन में अहम किरदार अदा करती है। और ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को ले जाता है और सेल हेल्दी रहता है। लेकिन कार्निया में तो ये ब्लड वेसल होती नहीं है। अगर ब्लड वेसल हो तो कार्निया क्लियर ही ना रहे, ये शफाफ ही ना रहे और हम देख ना सकें। तो अल्लाह ने इसके लिए गिजा बनाई है, एक्वस बनाया है अंदर से, बाहर से टीएस बनाया है। अब टीएस की बकायदा एक केमिस्ट्री है, एक अनाटमी है, इसकी कंपोजिशन है। इसमें बैक्टीरियोसिडल हैं, बैक्टीरियोस्टेटक हैं, इंतहाई ज़रूरी एक ये सोल्यूशन है जो अल्लाह ने बनाया हुआ है। अगर इसकी कमी हो जाए या इसका प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाए तो हम देख नहीं सकेंगे। टीयर्स की वजह से आंख जो है लस्टरलेस हो जाएगी और धुंधली हो जाएगी, हम देख नहीं सकेंगे। अब ये टीयर्स जब फ्लो करेंगे तो ये जैसे हमारा लेड है, ये वाइपर की तरह टीयर्स को कार्निया के ऊपर जो है स्प्रेड करेगा और न्यूट्रिशन देगा, डेब्रीज वॉश करेगा और जो कोई चीज़ अंदर पड़ी होगी उसको साफ करेगा। जो बैक्टीरिया हमारी आंख के अंदर नॉर्मली मौजूद होते हैं, जिनको हम जो है ना आंख के नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, उनको ग्रो होने से बचाएगा और हम ठीक रहेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये टीयर्स फिर कहाँ जाते हैं, ये प्रोड्यूस हुए और कहाँ से प्रोड्यूस हुए? तो टीयर्स की प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां दो तीन हैं। एक लैक्रिमल ग्लैंड है जो ऊपर हमारे पड़ा हुआ है, इसके दो पार्ट हैं और उन दो पार्ट से एक्वस सेक्रेशन सेक्रेट होती है। यानी टीयर की अगर कंपोजिशन को हम करें तो ये तीन मेजर इसके पार्ट होते हैं। ऊपर जो होती है लिपिड लेयर होती है, नीचे म्यूसन लेयर होती है और सेंटर में जो एक बड़ी लेयर होती है वो वाटरी या एक्वस लेयर होती है जो लैक्रिमल और एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड से बनती है। ऊपर वाली जो तय है ये जो हमारे लैशेस हैं, इसमें मोबोमियम ग्लैंड्स होते हैं, इनसे वो फैटी लेयर बनती है। और ये फैटी लेयर ये टीयर्स के लिए, टीयर की केमिस्ट्री के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जिस वजह से टीयर्स एक ख़ास पोजीशन में रहते हैं, वरना टीयर्स क्या होंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे और कार्निया ड्राई हो जाएगा, हम देख नहीं सकेंगे। नीचे वाला जो है ये इधर गॉबलेट सेल्स होते हैं कंजक्टिवा पे, ये गॉबलेट सेल म्यूकस बनाते हैं। ये म्यूकस का ये काम है, ये जो टीयर्स की लेयर है इसको आपस में यूनाइट रखती है और ये कार्निया को वेट रखती है। अगर ये तीनों अपनी पोजीशन में ना हो, कंपोजिशन में ना हो, मिकदार में ना हो तो हम देख नहीं सकेंगे। अब ये टीयर्स जब बनते हैं तो ये इधर फ्लोट करते हैं। फ्लोट करने के बाद इसको हम कहते हैं लोअर लैक। ये एक नीचे वाली नहर है, समझ लो नहर। इसमें आर्बिकुलरिस मसल जो है ना इस नहर को चलाता है और ये पानी इधर आता रहता है। पर इधर जब पानी आ जाता है तो ये पानी ऊपर नीचे, हमारे लेड के ऊपर और नीचे दो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको पंक्टा कहते हैं, अपर पंक्टा एंड लोअर पंक्टा। ये पानी जो है इधर आता 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 इन पंक्टा में जाता है, नीचे वाले में ज्यादा जाता है ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से, ऊपर वाले में कम जाता है। इधर जाने के बाद आगे
कनालिकुलस शुरू हो जाता है। दो कनालिकुलस होते हैं, एक सुपीरियर होता है, एक इंफीरियर होता है। ये दोनों कनालिकुलस सुपीरियर और इंफीरियर, इधर सैक है, ये सैक है, इसमें जाके खुलते हैं। बाज लोगों में ये अलग अलग जगह से खुलते हैं, बाज में ये इकट्ठे एक जगह से खुल जाते हैं, या दोनों जब इकट्ठे हो जाएं तो एक पॉइंट से खुलते हैं। इसको कॉमन कनालिकुलस कहते हैं। तो ये लैक्रिमल सैक है, इसमें जो टीयर्स जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये इधर एक वॉल होता है और एक वॉल इधर इधर होता है। तो ये वाल होता है रोजन मोलर। ये लैक्रिमल सैक को नेजो लैक्रिमल डक्ट से मिलाता है, और नेजो लैक्रिमल डक्ट नीचे फिर नोज के नीचे वाले इस हिस्से में इंफीरियर मीएटस ऑफ द नोज में जाके खुलती है। इधर वाल ऑफ हैजनर होता है, हैजनर, यानी दो वाल ये कनेक्ट करते हैं। ये जो टीयर इधर इकट्ठे हो गए, ये इन वाल के थ्रू नेजो लैक्रिमल डक्ट, ये डक्ट जो है जाके नाक में खुलती है। अब दो इशू होते हैं। अब बच्चा है बाज का, तो बच्चे वाले पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे की एक आंख में पानी आता है, तो उसमें नेजो लैक्रिमल डक्ट ओपन नहीं हुई होती, तो उस वजह से बच्चे का पानी आंख से निकल रहा है। अगर वो नॉर्मल होती तो इसी तरह पानी इकट्ठा होकर सैक से नेजो लैक्रिमल डक्ट में नाक से तहलील हो जाता। तो जब वो नहीं निकल रही डक्ट की वजह से, पानी आंख से निकल आएगा। तो इसका इलाज 1 साल की उम्र तक मसाज है। मसाज मसाज यानी छोटी सी वर्जिश है। आपने उंगली साफ करके ये अंदर वाली साइड जो है आंख की, जिस आंख का मसला है, इसको प्रेस करना है जेंटली, इतना सारा, फिर करना है, फिर करना है, फिर करना है। ये 40 दफा दिन में करना चाहिए। और उंगली की डायरेक्शन आंख के दूसरी आंख नॉर्मल की तरफ होनी चाहिए। एक और बात बताता जाऊं कि अगर एक आंख का मसला है तो अमूमन अमूमन 100% नहीं, लेकिन मोस्टली तो ये इसी डॉक्ट का मसला होता है। अगर दोनों आंखों का हो तो डॉक्ट का मसला भी हो सकता है, जो रेयर है, लेकिन बाज का तो एलर्जी भी होती है। इसलिए अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि ये केस एलर्जी का है या नेजोलैक्रिमल डक्ट की नॉन कैनलाइजेशन, या डक्ट बनी नहीं है या नाक में खुली नहीं है। अगर एलर्जी हो तो दोनों आंखों में अमूमन होती है, तो उसका और इलाज है। अगर ये डक्ट ब्लॉक है तो 1 साल की उम्र तक, 1 साल की उम्र तक ये जो वर्जिश मैंने बताई है, ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताई है, ये इसी तरह करनी चाहिए। ये कोई वर्जिश नहीं है, इससे बिल्कुल नहीं ठीक होगा। तो उसकी कैनलाइजेशन में, उसकी ओपने में जो फायदा देगी, ये प्रेशर, ये प्रेस करना, ये मसाज, जो उसके अंदर ये सैक में जो टीयर्स जमा हुए होंगे, वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से इसको खोलने का, इस वॉल को, इन दोनों वॉल को, डक्ट को खोलने का सबब बनता है। अगर 1 साल की उम्र तक ठीक किया नहीं है, या हुआ नहीं है, ठीक किया है और डक्ट नहीं खुली है, तो फिर हम बच्चे को एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं। हम ऊपर वाले सुराख से एक सिलाई के जरिए से बच्चे को बेहोश करते हैं, उसके सारे टेस्ट करते हैं, एक सिलाई से इसमें से गुजरते गुजरते इधर तक हम उस सिलाई से इस डक्ट को खोल देते हैं। लेकिन ये तरीका 1 साल की वर्जिश और उम्र के होने के बाद किया जाता है। अगर बड़ों में हो, या इस बच्चे का आपने किया नहीं है और बच्चा 1 साल से ज्यादा हो गया, 2-2.5 साल का हो गया, तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारे टिश्यू ज्यादा सख्त हो जाते हैं और करना मुश्किल हो जाता है, डक्ट का खोलना मुश्किल हो जाता है। फिर आप वेट करेंगे, और ये जो प्रोसेस है, ये पेशेंट, उसकी माँ बाप और उस फैमिली को फेस करना पड़ेगा कि कभी डिस्चार्ज हो जाएगा, आंखों में डिस्चार्ज आएगा, स्टिकीनेस हो जाएगी, और ये स्टिकीनेस रहती जाएगी, रहती जाएगी, रहती जाएगी। तो अमूमन ये फिर दूसरा ऑपरेशन जो करते हैं वो 12-13 साल की एज में करते हैं। ये फिर बाकी के 11 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए बच्चे की सिरिंजिंग एंड प्रोबे 1 साल की उम्र में करवा लेनी चाहिए। मैंने देखा है कि बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत विजिलेंट होते हैं, बहुत डर रहे होते हैं, बच्चा बेहोश होगा, बेहोश होगा। तो मैं ये कहता होता हूँ कि बच्चे की बेहोशी के लिए हमारी तरह, जैसे हम आई स्पेशलिस्ट हैं, इसी तरह एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं, वो बच्चे को सुलाते हैं। हमने तो उसको खोलना होता है ना रास्ता, इसलिए डरना नहीं चाहिए। उसके टेस्ट प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर टेस्ट के बाद उसका रास्ता खोलने वाला प्रोसीजर में जाना चाहिए। ना गए तो फिर आपको 11-12 साल
आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। मसाज के साथ बाज का हम दवाई भी दे देते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि जब पानी इकट्ठा रहता है तो वो उसके स्टेसिस से इन्फेक्टेड हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि आंख में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कुदरत है जो हमें उससे इन्फेक्शन नहीं होने देती। तो इसलिए जब पानी इकट्ठा होता है, ये आंख का पानी हो या कोई भी पानी हो, जब वो खड़ा हो जाता है तो वो गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें एल्गी, फंगस, सारी चीज उसमें ग्रो कर जाती है और पानी गंदला हो जाता है। अच्छा, अब बड़ों का जो प्रोसीजर है, अगर बड़ों में हो जाए तो ये रास्ता ब्लॉक हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसकी डक्ट बनी हुई थी, दरम्यान में मसला हो गया, तो ये सारा कुछ हो सकता है। उसका फिर अगर अक्यूट डायग्नोसिस है या इन्फ्लेमेशन अर्ली है या लेट है, उसकी काफी सारी टाइप्स हैं, उस पर हम दोबारा बात कर सकते हैं। अगर बड़ों में हो जाए तो डेफिनेटली सर्जरी करनी पड़ जाती है। उसमें सिरिंजिंग वाला काम जो हम सिलाई से खोलते हैं, बड़ों में नहीं होता, हो नहीं सकता है। तो बड़ों की सर्जरी और बड़ों का ट्रीटमेंट छोटों के ट्रीटमेंट से मुख्तलिफ है। तो समझना ये चाहिए कि टीयर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। टीयर की प्रोडक्शन, टीयर की ड्रेनेज, टीयर की ड्रेनेज अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, ये सारे प्रोसीजर हम समझा रहे थे। क्योंकि ये कॉमन पेशेंट है, कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन पेशेंट कॉमन प्रॉब्लम के साथ आते हैं। तो ये मैंने सलीस अच्छे लफ्जों में डायग्राम से समझा दिया, और आपको फीडबैक का इंतजार रहेगा ताकि मैं अपने आप को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। डॉक्टर इजाज जवेद लक।